वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक हैं, आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। आज हम बात करेंगे वीर गाथा काव्य के विषय में, जो उन्होंने बताई हैं बातें। इससे पहले हमने जो है जैन मतावलंबी कवियों के विषय में, नाथों के विषय में, सिद्धों के विषय में, इसके साथ ही साथ आदिकालीन जो सामाजिक स्थिति थी उसके विषय में, और विषय प्रवेश में जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हमें बातें बताई हैं उस पर बातचीत हो चुकी है। तो उससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे वीर गाथा काव्य के विषय में। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि आदिकाल को अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने चारण काल कहा, तो किसी ने वीर गाथा काल कहा, तो किसी ने इसको संधि काल कहा, किसी ने कुछ कहा। तो हर आलोचक ने जो है अलग अलग तरीके से अपने मत के अनुसार इसका नामकरण किया और अपने अपने तथ्य रखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आपको पता है, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पे सबसे पहले। उस ग्रंथ के अंदर इन्होंने जो आदिकाल का नामकरण किया था वो वीर गाथा काल किया था। आपको पता है रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथों में, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो विधेयवादी पद्धति में इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आपको पता है इतिहास लेखन की जो 4 पद्धतियाँ बताई गई हैं उनमें से जो विधेयवादी पद्धति है, जो कि एक वैज्ञानिक पद्धति मानी गई है, जिसका अनुसरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। बाद में कई आलोचकों ने, जैसे कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि लोगों ने भी किया। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। ये ग्रंथ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है, और एक ऐतिहासिक दृष्टि जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की हमें इसमें दिखाई पड़ती है, वो भी परिलक्षित होती है इसके अंदर। तो एक महत्वपूर्ण बात, दूसरी चीज़ की, आपको पता है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के विषय में, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में से एक हैं। इनके कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में भी लोकवादी तुलसीदास उनका एक ग्रंथ है। कई सारी रचनाएं उनकी हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं और कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से इनको नवाजा भी गया है। तो आज हम बात करेंगे वीर गाथा काव्य के विषय में। शुरू करते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल कहा है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के किस प्रकरण को जो है वीर गाथा काल कहा है? तो तीसरे प्रकरण को जो है, तृतीय प्रकरण को जो है वीर गाथा काल कहा है। क्यों कहा है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किस तरीके से वो 12 ग्रंथों को लेते हैं, उनमें से उनके आधार पर इस काल का नामकरण जो है वीर गाथा काल के तौर पर करते हैं। उनके अनुसार, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। यानी कि उस समय की जो प्रधान ग्रंथ है उनके अंदर जो प्रधान प्रवृत्ति मिलती है, प्रधान विशेषता मिलती है, वो वीर गाथात्मक है। आपको पता है आदिकाल में जो है किस तरीके की चीज़ें हो रही थी। जब हमने सामाजिक स्थिति के विषय में बात की थी, आपको अगर सामाजिक स्थिति आदिकाल की नहीं पता है तो उससे संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस समय की स्थिति कैसी थी? उस समय तमाम तरीके के युद्ध हो रहे थे, आपस में ही युद्ध हो रहे थे, क्योंकि उस समय जो है देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो हर राजा जो है अपनी जगह की रक्षा के लिए और अपने राज्य विस्तार के लिए जो है चीज़ें कर रहा था। तो उस समय 2 रस केंद्र में थे, एक आपका वीर, दूसरा श्रृंगार। जो रचनाएं इन्होंने 12 ली, उसमें से जो 8 ग्रंथ हैं जो कि देश भाषा काव्य के अंतर्गत आते हैं, उनके आधार पर इन्होंने इसका नाम जो है वीर गाथा काल का किया, क्योंकि इसमें जो है वीर रस प्रधान है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस काल की जो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार है। यानी कि जिन 12 ग्रंथों की मैं चर्चा कर रहा था वो ग्रंथ क्रमशः कौन कौन से हैं, देखते हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जयचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये वो 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस काल का नाम वीर गाथा काल किया। जो रासो साहित्य आप देख रहे हैं, इन्हीं रासो साहित्यों के जो है, इन्हीं रासो साहित्य और कुछ ग्रंथों के आधार पर इन्होंने जो है इस काल का नामकरण जो किया वो वीर गाथा काल किया। ये आपको ध्यान रखने ग्रंथ या आपको ध्यान रखने हैं। ये जो कीर्तिलता कीर्ति पताका है, ये विद्यापति की रचनाएं हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विद्यापति की रचनाएं अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली और नरपति नाल के द्वारा जो रचित है बीसल देव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। यानी कि इन 12 ग्रंथों में
विद्यापति की रचना यानी कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। इसमें से जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, इसमें परीक्षा में आपके प्रश्न बन जाता है कि ये किस भाषा में है, तो ये अवहट्ट भाषा में लिखित है। पदावली जो है ये मैथिल भाषा में लिखित है। तो ये तीनों रचनाएं विद्यापति की महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो पदावली की जो भाषा है वो मैथिल है। इसी के आधार पे जो है विद्यापति जी को ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली और मैथिल कोकिल की उपाधि से भी नवाजा गया पदावली रचना के आधार पे। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका की भाषा अवहट्ट है, पदावली की भाषा मैथिल है। नरपति नाल के द्वारा रचित जो बीसल देवरासो है, ये दो ग्रंथ जो ये जो इतने ग्रंथ इन्होंने बताए हैं, यानी कि कीर्तिलता कीर्ति पताका पदावली जो विद्यापति से संबंधित है और नरपति नाल का ग्रंथ बीसल देवरासो, ये प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। इसमें से भी जो कीर्ति पताका है वो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। ये जानकारी जो है उनको बताते हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त यानी कि बीसल देवरासो का जो पाठ है वह डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित है और प्रकाशित है। ये प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा एक महत्वपूर्ण कि बीसल देवरासो का पाठ किसके द्वारा संपादित प्रकाशित है, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी के द्वारा संपादित प्रकाशित है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा यहाँ से। कुछ लोग इसे 13वीं शती की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं 17वीं शती की। ये विभिन्न, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी साहित्य के इतने इतिहास इसलिए लिखे गए क्योंकि इतिहासकारों की जो दृष्टि है वो अपनी अपनी है। विभिन्न आधारों पे, विभिन्न ग्रंथों के आधार पे, विभिन्न रचनाओं के आधार पे अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो कुछ लोग इसे 13वीं शती की रचना मानते हैं, कुछ लोग 16वीं 17वीं शती की रचना मानते हैं। बीसल देवरासो के संदर्भ में बातें की गई हैं, आपको ध्यान रखना है इसके समय के संदर्भ में। जगनीकृत जो परमाल रासो है, जगनी का नाम आप जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण एक पंक्तियां हैं कि 12 वर्ष ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियां हैं ये जगनीकृत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न आपके यहाँ इस पंक्तियों से भी बन जाते हैं। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं। ये जो रचनाएं हैं, इस तरीके की जो मैंने पंक्तियां अभी बोली, ये आपकी वीर रस प्रधान रचनाएं हैं, वीर रस प्रधान पंक्तियां हैं, क्योंकि इससे जो है उस समय, जैसा कि मैंने बताया कि वीर रस और जो है श्रृंगार रस केंद्र में थे, क्योंकि उस समय जो है युद्ध वगैरह ज़्यादा होते थे। तो वीरता पर जो रचनाएं हैं उसका सृजन जो है दरबारी कवियों के द्वारा, तमाम रचनाकारों के द्वारा हो रहा था, जिससे कि सैनिकों का उत्साहवर्धन और राजाओं का उत्साहवर्धन हो सके। तो जगनीकृत परमाल रासो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा से आप परिचित हैं। आल्हा लोकगान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। एक प्रश्न आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि परमाल रासो को ही हम आल्हा कहते हैं, जो कि जगनीक के द्वारा लिखा गया है। आल्हा क्या है, एक लोक गान है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि आल्हा जो है वो कब गाया जाता है, तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में बन चुका है कि आल्हा जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है, तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। आगे है जगनीक। जगनीक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन यानी कि कंटेम्परेरी 12वीं शती जिनका समय है के थे। यानी जगनीक का जो समय डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि जगनीक जो है वो संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन है, 12वीं शती के हैं। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल सिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका जिक्र है, उसका वर्णन है, यानी इस ग्रंथ के अंदर विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह है। इसके अंदर विजयपाल ने पंग राजा से की थी, इसके अंदर जिस लड़ाई का जिक्र है, विजयपाल ने पंग राजा से जो युद्ध किया था उसका उसमें जिक्र है। मिश्र बंधुओं से आप परिचित हैं, इन्होंने भी इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य से संबंधित। ने इसका रचना काल 14वीं शती ही माना है। जैसा कि मैंने बताया अलग अलग आलोचकों के अलग अलग मत है। तो परीक्षा में जब प्रश्न आपका इस तरीके से भी बन सकता है कि फलाने आलोचक के द्वारा इनका समय क्या माना गया है, इस ग्रंथ का क्या समय क्या माना गया है, तो इसको आपको खास ध्यान रखना है। मिश्र बंधुओं ने इसका जो रचना काल माना है वो 14वीं शती ही माना है। आगे है कि भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परिवर्ती लगती है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वो कह रहे हैं कि भाषा शैली पर विचार करने से जो रचना है, जो ग्रंथ है, ये परिवर्ती लगती है, बाद की लगती है। आगे कि हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जयचंद्रिका उपलब्ध नहीं है, यानी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हमीर विषय के एक पद्य जो है प्राकृत पेंगलम में मिलता है, जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप हमीर विषय जो है, हमीर से जुड़ा हुआ एक पद्य जो है प्राकृत पेंगलम में मिलता है, इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हमीर रासो का ही वो जो पद्य है वो है।
आगे खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। तो ये आपको रचयिता बराबर रचनाकारों से संबंधित ध्यान रखने हैं। परीक्षा में सीधे प्रश्न आपके 1 to 1 यहाँ से बनते हैं। हम्बीर रासों के रचयिता कौन है, खुमान रासों के रचयिता कौन है, इस तरीके से। तो खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान की युद्ध का जिक्र है, वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे कि महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी उसमें जिक्र है, वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है। देखिए, एक बात ये होती है कि जैसे कि आपको पता है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, लेकिन चंद बरदाई ने उस ग्रंथ को संपूर्ण नहीं किया। बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने उस ग्रंथ को जो है पूर्ण किया। पहले ये होता था, जो दरबारी कवि होते थे, जो परंपरा आपको रीतिकाल में भी देखने को मिलेगी कि जो दरबारी कवि होते थे वो जब किसी ग्रंथ का सृजन शुरू करते थे किसी राजा से संबंधित अथवा किसी शासक से संबंधित, तो बाद में अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो उनकी जो वंशानुगत होते थे, बाद के लोग होते थे, उस ग्रंथ को एक उत्तराधिकार के तौर पर उसको ग्रहण करते थे और उस काम को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इसीलिए यहाँ पर जिक्र है कि खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। यहाँ पे जो बात कही गई है इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का जिक्र है, लेकिन मेवाड़ के प्रवर्ती शासक बाद के जो शासक है महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का इसमें जिक्र है। इससे प्रकट होता है कि रचना 17वीं शती के आसपास की है। क्योंकि उसमें महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी जो जिक्र है, तो हो सकता है संभवतः उस रचनाकार के उत्तराधिकारी ने उस ग्रंथ को बाद में लिखने का काम किया हो, तो जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। पृथ्वीराज रासो से संबंधित कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके लेखक हैं चंद बरदाई। पंडित रामचंद्र शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पृथ्वीराज रासो को जो है पहला महाकाव्य माना है हिंदी का, और हिंदी का प्रथम महाकवि जो है उन्होंने चंद बरदाई को माना है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। बेसिक प्रश्न है आपके, चाहे आपकी किसी भी संबंधित परीक्षा में हो, CUET है, आपकी तमाम जो परीक्षाएँ होती हैं। इस काव्य का रचनाकाल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। यानी कि जो पृथ्वीराज रासो है, कुछ लोग इसको अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग इसको अर्धप्रामाणिक मानते हैं। तो इस तरीके से 3 कोटियां हैं पृथ्वीराज रासो की, जो मानने में और ना मानने में। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। तो चंद बरदाई, जिनको चंद भी कहा जाता था, वो अंतरंग थे, बहुत ही पृथ्वीराज चौहान के निकट थे, और जो युद्ध वगैरह होते थे उसमें भी राजा के साथ वो रहते थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। ये हमको विश्वनाथ त्रिपाठी जी बता रहे हैं। इसलिए डॉक्टर बुलर को जब यह बात पता चला कि रासो की तिथियाँ, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा बड़े इतिहासकार हैं, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो भी, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी जो है इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाबू श्याम सुंदर दास से आप परिचित हैं, हिंदी के बड़े रचनाकार रहे, और हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए, हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को भी समृद्ध बनाने के लिए इनकी महती भूमिका रही। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में हैं। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल जो है बाबू श्याम सुंदर दास के निकट भी रहे, और बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कई दिए गए कार्यों को भी उन्होंने पूर्ण करने का प्रयास किया, पूरा किया। तो प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और रामचंद्र शुक्ल हैं। परीक्षा में प्रश्न आपके बन जाएंगे, कौन से रचनाकार जो है, कौन से आलोचक जो है वो प्रामाणिक मानते हैं अथवा कौन अप्रामाणिक मानते हैं। इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये इससे प्रामाणिक मानने वालों में दो लोग हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रमी संवत के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जिनविजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद्र प्रबंध के 4 छप्पियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती का है। इससे या तो प्रकट हो गया है कि 15वीं शती के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में है, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
पृथ्वीराज जो कि महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार बताया कि पृथ्वीराज रासो का जो समय उन्होंने बताया वो 1600 विक्रमी संवत बताया। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा कि गौरीशंकर ओझा के अनुसार इनका समय क्या रहा है इस ग्रंथ का। तो ये कुछ तथ्य थे यहाँ पे लगातार, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे कहते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पे चर्चा हो रही है, जो कि इनके आचार्य भी रहे, गुरु भी रहे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के गुरु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना, यानी कि चंद्र बरदाई ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। सुख सुखी संवाद एक शैली है, संवाद शैली है, इसको आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए पृथ्वीराज रासो है, किस शैली में है, किस संवाद के तौर पे, किस शैली संवाद के तौर पे लिखा गया है, या फिर जैसी का जो पद्मावत है उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सुख सुखी संवाद इस शैली का प्रयोग हुआ है, इसके रूप में लिखा गया है। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ि है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त जो है रूढ़ि है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं वही मूल रूप हैं, ये उनका मानना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मानना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो कह रहे हैं कि रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के तौर पर हैं वही मूल रूप हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों, यानी कि बृहत्तम, वृहत, लघु तथा लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को जो है रासों का मूल रूप बताया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो कि रासों के 4 पाठ, बृहत्तम, वृहत, लघु और लघुत्तम में से जो है लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे है कि इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी जो है लक्षण परिलक्षित होते हैं, लक्षण मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, ये आपको ध्यान रखनी है। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का जिक्र है, वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं, जैसे कि मैंने बताया उस समय के जो आदिकाल में जो है वीर और श्रृंगार जो हैं वो प्रमुख रस हैं। यद्यपि इसका अंगीरस वीर ही माना जाएगा, जैसे कि मैंने बताया वीर रस जो है वो केंद्र में है, अंगीरस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का सुंदर जिक्र है, वर्णन है। चंद्रबरदाई अनेक मनःस्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध हैं। ये सारी बातें जो की जा रही हैं यहाँ पे पृथ्वीराज रासों से संबंधित, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रबरदाई अनेक मन स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध हैं। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, लेकिन छप्पय उनका अपना छंद है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है कि चंद्रबरदाई का जो है अपना छंद कौन सा है अथवा प्रिय छंद कौन सा है, तो छप्पय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो जिक्र करते हैं इस पुस्तक के अंदर आगे कि उसका जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया है, परीक्षा के लिहाज से वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न कुछ जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं वही आपकी पूछी जाती हैं। तो रासों में जो एक खंड है जिसको कैमास का जो पद है, कैमास बध, इसको उन्होंने एक पद्य जो है आचार्य जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने पुस्तक के अंदर दिया है, एक वान पुहवी नरेश कैमास है मुक्को, यानी कि किस तरीके से जो है जो पृथ्वीराज चौहान है वो कैमास को एक बाण मारते हैं, और बाण मारते समय पृथ्वीराज के हृदय में कुछ हड़बड़ी हुई और जो तीर था वो कैमास की पास कांख के बीच से निकल गया। आगे वो लिखते हैं कि सोमेश्वर पुत्र पृथ्वीराज ने दूसरा बाण निशान लगाकर मारा। उसके बाद सांभरधनी पृथ्वीराज ने गड्ढा खोद कर जो है गड्ढा खंड खोद कर कैमास के शव को गहरे गाड़ दिया। उस अभागे से अब वह स्थान छोड़ा नहीं जाता। उस श्लोक के अंदर, उस पद्य के अंदर ये बातें उन्होंने बताई हैं। भारी पत्थर और खरे गुणों ने उसे तबाह रखा है। चंद्रबरदाई ऐसा कहता है कि यह प्रलय कहाँ निपटेगा, अर्थात इसका फल क्या होगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है किस तरीके से वो विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं चंद्रबरदाई, ये यहाँ पे दिखता है हमको, इस पद्य के अंदर भी दिखता है कि रासों की जो कैमास वध का एक छप्पय है। छप्पय उनका, जैसा कि मैंने बताया, अपना छंद है, उनका प्रिय छंद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासों के विषय में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। बीसल देव रासों के रचयिता नरपति नाल हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। 20 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 20 नर, यानी कि बीसल देव रासों के रचयिता कौन है, नरपति नाल हैं। तो 20 नर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पाठ के
अनुसार यानी कि बीसलदेव रासो में जो पाठ है उसके अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1115 में हुई थी। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो संवत से हम ईस्वी में बदलते हैं, जब संवत से ईस्वी में बदलते हैं तो उसमें 57 माइनस करते हैं, और यही जब उल्टा करते हैं यानी ईस्वी से संवत में बदलते हैं तो उसमें 57 जोड़ते हैं। ये कैलकुलेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए परीक्षा में आपके किसी भी ग्रंथ का हिंदी में तो खास तौर से ये होता है कि मान लीजिए उसने संवत की जगह पे ईस्वी से आपसे पूछ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से कन्वर्ट होता है। 57 प्लस जब होता है तब ईस्वी से संवत के लिए, 57 जब माइनस होता है तो संवत से ईस्वी में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किंतु श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसलदेव रासो में शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का जिक्र है, वर्णन है। तो इस तरीके से इसके अंदर की जो कथा है, इसका जो कथानक है वो किस तरीके का है वो यहाँ पे बताने का जिक्र है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। यानी कि ये प्रश्न आपका यहाँ से परीक्षाओं में बनता है कि 12 मासा का जो जिक्र है और जो वर्णन है वो सबसे पहले हिंदी काव्य में किस ग्रंथ में मिलता है, इस तरीके से प्रश्न आपका बनता है। तो बीसलदेव रासो में जो है सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ है, तो इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने बात की जो है वीर जो वीर गाथा काव्य है उससे संबंधित हमने बात करी। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया जैन मतावलंबी कवियों के विषय में, नाथों के विषय में, सिद्धों के विषय में, इसके साथ ही साथ आदिकालीन जो सामाजिक स्थिति थी उसके विषय में। उससे पहले हमने विषय प्रवेश में बातें की थी जिसके अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो उससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो हमने वीर गाथा काव्य के विषय में बात की है। इसमें इसके अंदर हमने बताया कि ये जो पुस्तक है आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि तथ्यों का तो भरपूर समावेश है, इसके साथ ही साथ जो इतिहास संबंध दृष्टि है, एक आलोचक की जो दृष्टि है वो भी आपको देखने को मिलती है, इसलिए। और बहुत ही पतला सा ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपके लिए। हमने जो बातें इस वीडियो में की हैं वो सिर्फ परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया है, जैसे कि तिथि है, सन है, रचना है, रचनाकार है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और जो मूलभूत बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो वीर गाथा काव्य के विषय में हमने बात की। जैसा कि मैंने बताया 2 तरीके के रस प्रधान थे उस समय, श्रृंगार और वीर। दो तरीके की रचनाएं आदिकाल में देखने को मिलती हैं, जिसमें से जो वीर रस है वो केंद्र में है, यानी कि वीर रस जो है वो प्रधान रस है एक तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि जिक्र आया था यहाँ पे कि वीर रस क्या है, अंगी रस है, यहाँ पे जो जिक्र हुआ था। तो इस तरीके से जो कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि बीसलदेव रासो पे हमने बातचीत करी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके विषय में जो तथ्य हैं वो ध्यान रखने हैं। यहाँ पे जिक्र था कि अंगी रस वीर ही माना जाएगा, ठीक है। श्रृंगार और वीर क्या है, प्रमुख हैं, लेकिन जो अंगी रस है वो वीर ही माना जाएगा। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में भी कहा जाता है। ये उस समय के अधिकांश ग्रंथों की जो है विशेषता है, प्रवृत्ति है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद जो वीर रस के जो है, जो वीर गाथा काल के जो है अन्य कवि हैं उन पे बातचीत करेंगे इसके बाद। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो नई वीडियो है वो आप तक सुलभ रूप से पहुंच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।